तो और भी काम हो जाएगा। कहाँ तक हुआ था? अच्छा, दिल्ली से तरह शुरू करना था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, कई दिन बाद जो कि आज लाइव हो रहे हैं, पर कोई दिख नहीं रहा है कुछ ही लोग के सिवाय। साउंड क्लियर है? हम तो क्लियर हैं। साउंड क्लियर है कि नहीं? नहीं, क्रीम वगैरह ख़त्म हो गया है। लाइयो जी, तुम लाया करो, ऐसे फ़ोटो अच्छा नहीं आता है मेरा। हाँ, जो कि मध्यकालीन इतिहास पे हम जो कि चर्चा कर रहे थे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने जो कि भारत पे प्रथम मुस्लिम अटैक कब हुआ था, भारत पे प्रथम अरब अटैक कब हुआ था, भारत पे प्रथम तुर्क अटैक कब हुआ था, ठीक है। यानी कि जो भी स्टार्टिंग फेज था जो कि भारत पे मुस्लिम अटैक का, उस पर हमने चर्चा किया। हमने ये भी बताया कि भारत पे जो कि मुस्लिमों का अटैक तब होता है जब जो है कन्नौज पे जो शासन करने वाला था हर्षवर्धन का पतन होता है, क्योंकि वो मतलब प्राचीन काल में जो कि यानी एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अंतिम हिंदू शासक था जिन्होंने जो कि अखंड भारत पे एक तरह से जो कि शासन किया था, मतलब कि सबसे बड़ा जो कि भारतीय साम्राज्य पे शासन किया था। उसके मरने के बाद जो भारतीय साम्राज्य था वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया, और उसके डिवाइड होने का फ़ायदा जो कि उठाए कौन? मुस्लिम आक्रमणकारी जो अरब के मुस्लिम थे। अरबों के बाद फिर भारत पे तुर्कों का भी अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जो कि वो धीरे धीरे भारत में जो कि अपना कब्जा करने लगते हैं, अपना शासन स्थापित करने लगते हैं। और अब जो कि भारत में जो कि किसका शासन शुरू हो जाता है? मुस्लिमों का। हमने कहा कि हर्षवर्धन तक का तो जो काल रहता है वो जो कि भारत के इतिहास में जो कि हिंदू का काल माना जाता है। और उसके बाद जो मुस्लिम जब आते हैं तो मुस्लिम के भारत में एंट्री करने के बाद जो है कि हमारा कौन सा काल शुरू हो जाता है? मुस्लिम काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसको संप्रदाय के आधार पर भी बांटा गया है। और जब 1707 में जो जहांगीर का डेथ होता है, उसके बाद जो कि प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ब्रिटिश काल, ठीक है। क्योंकि अंग्रेज तो आ तो जाते हैं, बट अभी जो कि व्यापारी करते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से भारत पे जो अपनी साम्राज्य को स्थापित करते हैं वो जो कि 1757 में जो कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लासी के युद्ध में। तो इस पे हमने चर्चा कर लिया कि भारत पर जो मुस्लिम अटैक हुआ था, जो कि पहला जो मुस्लिम अटैक हुआ था किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का 712 में। उसके पहले भी कुछ जो कि अटैक हो चुके थे। उसके बाद अगर तुर्कों की बात करें तो लगभग जो कि 1000 से लेके 1027 तक के बीच में जो कि 17 बार आक्रमण करने वाला जो तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी था, ठीक है। तो ये फैक्ट चीज़ें याद रखना। तुमसे जो क्लास 6 या क्लास 9 के बच्चे हैं उनसे केवल यही पूछेगा जो है, ठीक है। भारत पे पहला विदेशी अटैक, मुस्लिम विदेशी अटैक नहीं, केवल बात करेंगे भारत पे पहला विदेशी अटैक की अगर बात किया तो आंसर क्या मारेंगे? नहीं, भारत पर पहला विदेशी अटैक, यहाँ पे किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा है, किसी धर्म किसी जाति की बात नहीं कर रहा है, केवल पर्सन की बात कर रहा है कि पहला अटैक जो होता है, ठीक है। तो पहला अटैक हमने एंशिएंट इंडिया में ही पढ़ाया था, किसका? ईरानियों का, ठीक है। भारत में सबसे पहले किसने अटैक किया था? ईरानियों ने किया था। उसके बाद यूनानियों ने किया था, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, ठीक है। तो इस तरह से जो कि 5 अटैक जो कि स्टार्टिंग में हुए थे। उसके बाद अटैक की अगर बात करते हैं तो सीधा हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि थर्ड फेज में हमने बताया था स्टार्टिंग में कि ये थर्ड फेज में जो कि आ जाते हैं। तो थर्ड फेज में जो कि कौन करते हैं? अरब और तुर्क अटैक करते हैं, ठीक है। तो अगर जो कि धर्म की अगर बात करेगा कि भारत पे पहला मुस्लिम अटैक या भारत पे पहला अरब अटैक, तब बात किसका आ जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम का। कब किया था? 712। क्लियर है? कौन आया? सोनी गुप्ता। क्लियर है? थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद आ रही हो सोनी, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग थे नहीं कुछ दिन तक, ठीक है। तो ये रहा जो है। आइए, ये तो हमने बताया कि किस तरह से जो दमिश्क के खलीफा थे, इसको फिर नहीं वो किए। हाँ, दमिश्क के उस समय खलीफा कौन थे? जब भारत पे जो कि विदेशी अटैक होना शुरू होता है तो उस समय दमिश्क के जो खलीफा थे वालिद अली शाह थे। कौन थे? वालिद
अली शाह, ठीक है, वालिद अली शाह जो थे वो क्या थे, दमिश्क के खलीफा थे, यानी कि अरब के खलीफा थे, ठीक है। और खलीफा किसको कहते हैं ये भी हमने बताया था कि मोहम्मद साहब के या तो पैगंबर होंगे और मोहम्मद साहब के या तो उत्तराधिकारी होंगे, और या जो है इस्लाम धर्म को जो कि प्रचार प्रसार करने वाला, यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, खलीफा। अब सारे लोग तो उत्तराधिकारी होंगे नहीं, मगर उसी तरह का जो कि वो उत्तराधिकारियों की तरह ही जो कि एक तरह से समझ लो कि उपाधि ही इसको समझ लो जो है खलीफा, ठीक है, खलीफा पद की उपाधि ही। क्योंकि कुछ आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को खलीफा भी क्या क्या उपाधि लिया जो है, ठीक है, खलीफा की उपाधि लिया, गाजी की उपाधि लिया, ठीक है। तो हमने बताया था ना गाजी की उपाधि मतलब क्या होता है, गाजी की उपाधि वो लेते थे जैसे कि जो अरब के लोग थे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जो तुर्क के लोग थे, वो जो कि जब भारत में आए तो भारत के जो लोग थे, भारत की जो जनता थी, उनको वो क्या मानते थे, काफिर, क्या मानते थे कि ये काफिर, मतलब इसको भारत को काफिरों का देश कहा गया। क्या कहा गया, काफिरों का देश, क्योंकि वो अपने आप को जो कि इस्लाम का देश मानते हैं, ठीक है। तो इसको काफिरों का देश कहे, और इनके ऊपर जब अत्याचार करते थे, इनको जब मारते थे, इनको जब पराजित करते थे, तो इनको पराजय में जब उनको सफलता मिलता था तो वो अपने आप को क्या मान लिए, गाजी। तो गाजी मतलब है कि काफिरों का नाश करने वाले जो होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, गाजी। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसी दमिश्क का जो खलीफा था वालिद अली शाह, इसी का एक गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। उस गवर्नर का नाम क्या था, अल हज्जाज, हज्जाज या अल हज्जाज, ठीक है। तो इसके जो इसी के भतीजे जो भतीजा था, ठीक है, इसका भतीजा था, और अपने भतीजों को ही ये अपना क्या बना लिया था, दामाद, ठीक है। तो इसने जो कि भेजा किसको, मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है, किस पे अटैक करने के लिए, सिंध पर अटैक करने के लिए। सिंध का राजा कौन था, दाहिर, ठीक है। तो हमने बताया कि जो सिंध का राजा दाहिर था, तो उसके साथ ये रीजन क्या था कि उस पर अटैक किया था, या उसके साथ वो युद्ध करना पड़ा, तो उसको बता चुके, फिर भी एक छोटे में बता देते हैं कि रीजन ये था कि जो श्रीलंका से जो कि जहाजी बेड़े जा रहे थे, उसको सिंध के क्षेत्र के पास जो कि लूट लिया गया था, ठीक है। तो वो लूट की चीज़ों को जो कि जब ये बात पता चलता है कि इसको गवर्नर अल हज्जाज को, तो इन्होंने जो कि एक फरमान जो कि भेजा, एक लेटर भेजा किसको, राजा दाहिर को, कि आपके क्षेत्र में हमारी जहाज को लूट लिया गया है, ठीक है, तो आप उसको सही सलामत जो कि वापस कर दीजिए, ठीक है। तो दाहिर को तो कुछ पता रहता नहीं है, तो ये क्या करता है, ये सीधा इनकार कर देता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि आपकी जहाज़ कब और कहाँ पे लूटी गई है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसको लगता है कि अब ये ज़बरदस्ती कर रहा है, ये सीधे सीधे ये कह रहा है कि हम वापस नहीं करेंगे। तब उन्होंने जो कि 2 लोगों को भेजा, ठीक है, हमने उस दिन दोनों का नाम भी बताया, उन दोनों को भेजा, दोनों जो कि दाहिर द्वारा पराजित हुए। उसके बाद भेजता है किसको, जो कि अपने भतीजे या अपने दामाद जो कि मोहम्मद बिन कासिम को, और मोहम्मद बिन कासिम जो कि राजा दाहिर को पराजित करता है और सिंध पर जो कि अपना अधिकार कर लेता है। सिंध पे अधिकार करने के बाद जो कि वहाँ पे क्या चीज़ें वो करता है, पहला चीज़ें जो कि वहाँ पे जो कि क्या लगाता है, जजिया कर, ठीक है, एक टैक्स लगाता है। कौन सा टैक्स, जजिया। तो ये क्वेश्चन जो कि पूछता है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया टैक्स कहाँ पे लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लगाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कहाँ पे लगाया गया था, सिंध के क्षेत्र में। जजिया टैक्स था क्या, तो ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स था। तो गैर मुसलमान कौन, जो मुस्लिम नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी यानी मुस्लिम जो है वो उस टैक्स को नहीं देंगे। उसके साथ साथ जो अदर भी हैं उसमें भी जो कि छूट था किसको, लूजे, लंगड़े, काने, बहरे, ठीक है, स्त्री, हाँ मतलब जो स्त्री हो, जो बच्चे हो, जो ब्राह्मण हो, ऐसे लोगों को टैक्स नहीं देना था, ठीक है। तो मगर टैक्स ब्राह्मणों को भी देना पड़ा किसके समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, वो ब्राह्मणों से भी जो कि टैक्स लिया। कौन सा टैक्स, जजिया टैक्स। और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत के इतिहास में वो एकमात्र शासक रहा। चाहे दिल्ली सल्तनत की पूरी बात कर लें और या बात कर ले जो कि हम पूरे किसकी, मुगल डायनेस्टी की, ठीक है। तो वो एकमात्र था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया था। तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार को बनाने में इसका भी हाथ रहा, क्योंकि कुतुब मीनार जो था वो जो कि स्टार्टिंग 4 मंजिले ही बनाए गए थे। कितने मंजिले बनाए गए थे, 4 मंजिले। जैसे हमने बताया कि पहली फेज जो बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। केवल फेज नहीं, केवल उसकी नींव रखा था, उसकी जो चौखट जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसकी नींव रखा था। और उसका जो कि डेथ हो जाता है कैसे,
घोड़े से गिरने पर पोलो खेलते समय, ठीक है, उसको चौगान भी बोलते हैं, पोलो को चौगान बोलते हैं, यानी चौगान खोलते समय जो कि घोड़े से उसका डेथ हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि वो कौन सा जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसका डेथ पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय हुआ या घोड़े से गिरकर हुआ, ठीक है। अगर सीढ़ियों से गिर के अगर बात करें तो हुमायूं, ठीक है। तो वो जो कि इल्तुतमिश ने उसको 4 मंजिला बनवाया। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में वो उसकी चौथी मंजिलें बिजली की कड़कने की वजह से टूट गई थी, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक ने जो कि उस चौथी मंजिले को जो कि मरम्मत करवाया, मतलब उसको फिर से बनवाया और उसके साथ साथ जो कि एक मंजिला अपनी तरफ से और बनवा दिया। यानी कि अब जो कुतुब मीनार 4 मंजिला हुआ करता था, अब वो कितनी मंजिले हो गए, 5 मंजिले। यानी कि कुतुब मीनार में किसी एक का हाथ नहीं बल्कि 3 लोगों का हाथ है, यानी कि 3 लोगों ने उसको बनवाया, ठीक है। न्यू बनवाया ऐबक ने, 4 मंजिला बनवाया इल्तुतमिश ने और 5वां मंजिला बनवाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। चलो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बम की बात कर रहे थे, मिसाइल तक चले गए, ठीक है। उसके बाद भारत पर जो कि मुस्लिम अटैक की बात आता है। अरे यार कितना लंबा कौन लिख दिया है, थोड़ा देख लेते हैं। ओह हाँ सोनी, बिल्कुल सही कह रही हो कि गुप्ता डायनेस्टी पढ़ा रहे थे, उसके बाद हम लोग का कनेक्शन टूट गया था, ठीक है। जो नेट इशू की वजह से, नेट प्रॉब्लम की वजह से वो जो कि नहीं चल पाया, बट रिकॉर्डिंग क्लास हमने किया था, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग क्लास किया था, वो रिकॉर्डिंग क्लास हमको लगा कि शायद आपको भेज दिया हो गया होगा, अगर नहीं भेजा गया होगा तो बाद में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसमें जो कि हमने सारा हर्षवर्धन और जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, हाँ, इसके पहले कम से कम 4-5 क्लास या उससे ज़्यादा ही क्लास होंगे, 4-5 क्लास के जो कि रिकॉर्डिंग क्लास होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब बार बार उसी पे वो करेंगे तो समय बीतता जाएगा, ठीक है। इस पे हमने मुस्लिम अटैक पे भी 2 क्लास हमने लिया था, हाँ, आधुनिक में। इसके पहले हमने 2 क्लास ले लिया था, इसीलिए जो कि आपका कुछ छूटा ना हो, इसलिए आज हम फिर से जो कि रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि वीडियो शायद नहीं पहुंचा होगा। तो जो पिछला है वो तो मिल ही जाएगा, मगर जो मेडुअल हिस्ट्री है तो ये एक तरह से फिर से स्टार्टिंग से जो कि आपका जो कि स्टार्ट हो जाएगा। और पिछले क्लास का जो हमने स्टार्टिंग किया है मेडुअल हिस्ट्री का, वो आपको जो कि मिल जाएगा, ठीक है। हम सर से बात कर लेंगे, अगर नहीं भेजोगे तो वो आपको भेज देंगे ग्रुप में। हाँ चलो ठीक है। तो ये तो हो गया 712 में मोहम्मद बिन कासिम, और 1001 में जो कि पहला अटैक करता है कौन, महमूद गजनवी। 1001 से पहले भी जो कि कुछ अटैक जो कि होता है इसके वंशजों द्वारा, जैसे अलप्तगीन, सुबुत्तगीन, ठीक है। इन्होंने जो कि जयपाल को भी पराजित किया था, ठीक है। इसीलिए तो जयपाल बार बार पराजय होने के बाद जो कि क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। क्लियर हुआ कैसे कर लेता है, कहाँ कूद जाता है, इकरा छती पे, छते पे कूद के कौन हत्या करता है जी, छते से नीचे कूद के तो हत्या करता है, छत पे कूद के तो नहीं कभी सुने हैं। क्यों जी, क्या नाम है तुम्हारा, सरा, तभी सर जो कि मुँह ढक के हंस रही है, सरा। तो आराम से बैठना, कहीं सड़क के नीचे ना आ जाना। ठीक है, आगे बढ़े। कौन करता है 1712 अटैक, सबसे फेमस अटैक उसका किस देवता को समर्पित है, वेरी गुड, लग रहा है कि आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये दाहिर था, ठीक है। इसी दाहिर के ऊपर जो कि अटैक करता है, और दाहिर जहाँ पे रहता है वो कौन सा दुर्ग होता है, रावर का दुर्ग, मैंने बताया था रावर की दुर्ग। इसी रावर के दुर्ग में ही जो कि वो अपने आप को जौहर कर ली थी, ठीक है। रानी बाई, एक लक्ष्मी बाई थी, एक रानी बाई उसके पहले, ठीक है। अभी देखो और कौन सी बाई आती है, और बाई का इंतजार करने में कहीं कोई माई ना आ जाए ठीक है। चलो, तो ये सिंध के राजा जो क्या हुए थे, पराजित हुए थे। इतना बड़ा बड़ा मत लिखा करो जी, छोटा लिखा करो, थोड़ी पढ़ने में आसान रहे। तो ये मेरा इंग्लिश कमजोर ऐसे भी है। हाँ ठीक है। तुर्कों में जो कि हमने बताया कि जो अटैक होता है अरब की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम का होता है, और दूसरे फेज में अटैक होता है महमूद गजनवी का, ठीक है। तो इसमें महमूद गजनवी का अटैक होता है। उसके बाद अगला जो तुर्क आता है वो मोहम्मद गोरी आता है, ठीक है। यानी कि गजनवी के बाद कौन करता है,
मोहम्मद गोरी करता है। तो गोरी का जो फेमस अटैक रहता है, हालांकि शुरू तो कर देता है कब से, 1175 से ही स्टार्ट कर देता है, मगर मेन जो इसका अटैक होता है वो कब होता है, 1191, 1192 और 1194 में चंदावर का युद्ध, तराइन का युद्ध 1191-92 में जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, तीनों लास्ट के दोनों युद्ध में इसको सफलता मिलती है, मगर तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है उसमें जो कि ये हार जाता है, किसके द्वारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करेंगे तो तृतीय। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां प्रथम, शाहजहां द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाहजहां चतुर्थ, किसने बनाया था, बड़ी मालूम था ना, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था मुमताज बेगम के याद में। तो कौन शाहजहां, 3 शाहजहां हैं, कौन शाहजहां ने बनवाया था, हाँ देखो दिमाग लगा दिया, जानता है कि पहले तो वही रहा होगा, उसके बाद तो फर्स्ट सेकेंड हुए होंगे। ठीक है, शाहजहां फर्स्ट या केवल शाहजहां ही याद रखना, जैसे फर्स्ट सेकेंड जब करेगा तब, हालांकि बाकी दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये जब मुगलों का पतन होता है ना तो उसमें ये 2 लोग आते हैं, सेकेंड और थर्ड। अच्छा एक चीज़ और बता दो ना, तुम लोग का फीस माफ़ करवा देंगे। कुतुब मीनार किसकी याद में बनाया गया है, तुमको तो बताए थे नीचे, मत बता पाना, नहीं तो फीस माफ़ करवाना पड़ जाएगा, मुझे देना पड़ जाएगा, मालूम ना, याद रखना। अच्छा अब हम देखो हिंट दे रहे हैं, तुम ही बता दोगे आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, और मगर वैसा ही नाम है, बख्तियार खिलजी की जगह बख्तियार काकी हो जाएगा। ठीक है, उसकी काकी काका थे। ठीक है, तो बख्तियार काकी जो थे उन्हीं की याद में जो कि किसका निर्माण किया गया, कुतुब मीनार का। ठीक है, ये उसके गुरु थे, किसके, ऐबक के, बख्तियार। अच्छा, गांव में कुछ लोग जो आंटी होती है ना उनको काकी ही बोलते हैं साथ, तो ऐसे ही याद रखना कि बख्तियार आंटी। ठीक है, किसने किया था और किसकी याद में बना था, बख्तियार आंटी की याद में बना था इंग्लिश में, और हिंदी में अगर बोलना पड़ेगा तो बख्तियार चाची की। ठीक है, हटा देना, याद रहेगा नाम, क्योंकि ताजमहल तो नॉर्मली सब जानते हैं, मगर कुतुब मीनार भी तो है, ताजमहल से तो ऊंचा चला जाएगा उसका स्तंभ वगैरह जो है, तो उसके भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। जो याद में बनाएगा ना वो याद किया करो, जो याद में न बनाएगा ना उसको छोड़ दिया करो। जिसे तुम्हारा घर है तो याद में बना नहीं है तो घर छोड़ के भाग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम जाने तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर हम दिल्ली सल्तनत पे नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी पिछले वीडियो में तो सब बता ही चुके हैं, बस बेसिकली वो था इसलिए उसको बता दिए। उद्देश्य क्या था, वही धन लूटना। उसके बाद तो फिर कुछ और चीज़ें सोचने विचारने लगा बेचारा। देखो यही था ना, पहले जो कि कौन था, सुबुत्तगिन 998 में सुबुत्तगिन जो कि पहले ही अटैक कर देता है। ठीक है, तो सुबुत्तगिन अटैक करता है, उसके बाद जो कि सुबुत्तगिन के बाद अलफ्तगिन आता है, फिर आता है कौन, मोहम्मद गोरी। ये हमने बताया था ना कि 17 बार अटैक किया था, तो किसने मतलब ये कहा कि 17 बार अटैक किया था। ठीक है, हमने उसको उस दिन बताया था, लिखे भी होंगे तुम लोग। एलियट ने कहा था, एलियट, इतिहासकार एलियट, हेनरी एलियट। ये सारा अटैक उसका रहा। हाँ, यही है। जयपाल जो पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लेता है, फिर उसी का बेटा जो कि आनंद करता है, इसीलिए उसका नाम आनंद पाल पड़ गया, क्योंकि बाप मर गया, बेटा खुशी मना रहा है। हाँ, ये हमने बताया था अलबरून कि महमूद गजनवी के साथ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस एक ही कुछ ज़्यादा याद रखना
कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो कि कौन इतिहासकार कौन था? पहला नाम आता है अल-बरूनी। ठीक है, अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो तहकीके हिंद। ठीक है, तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। फिरदौसी आया था, फिरदौसी ने किसकी रचना की? शाहनामा की। ठीक है, उसके बाद उत्वी जो था वो जो कि किसका गजनी का जो है, यानी गजनवी का क्या था? दरबारी कवि था। ठीक है, बहराकी जा रहे तो तैराकी में ही डूब गया। क्या चल रहा है यार, तो बड़ा बेकार हो जाता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी पढ़ाए थे, इसको बताए थे ना। देखो 1173 से ही शुरू हो गया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गजनी का शासक बना। 73 में तो शासक बना कहाँ का? गजनी का। ठीक है, जहाँ से वो आया था। उसके बाद 75 में खैबर और गोमल दर्रे को पार कर जो कि वो भारत में एंट्री करता है। मैंने बोला कि खैबर दर्रा तो मेन दर्रा है जहाँ से ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं। उसी के बगल में जो कि गोमल दर्रा है, उसी के बगल में और भी 2-3 दर्रे हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहाड़ी है वो जरूरी नहीं केवल एक ही जगह से हो। ठीक है, तो कहीं जो ज़्यादा स्पष्ट जो जगह है वो कौन सा है? खैबर दर्रा। कुछ जो कि थोड़ा कम सकरा या कम वो उसका स्टेप जो कि सही नहीं है। अब जैसे ये क्या है? ये खैबर दर्रा है, मान लो ये गोमल दर्रा है, तो यहाँ से कम जो कि स्पेस या बहुत अच्छे स्पष्ट जो कि रास्ते नहीं रहे होंगे। फिर उसके बाद कोई दूसरा दर्रा, तो ये ज़्यादा क्लियर रास्ता था, इसलिए खैबर दर्रा से ही ज़्यादा वो एंट्री करते थे। ठीक है, सुल्तान पर प्रथम आक्रमण। मुल्तान पर सुल्तान कहाँ से आ गया भी कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से जो कि हमने बोला कि 75 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो कि कहाँ पे करता है? मुल्तान पर करता है। और मुल्तान पे उस समय शासन किसका होता है? करामाती मुसलमानों की। करामाती जो थे वो मुस्लिम थे, इनके ऊपर जो कि वो अटैक करता है और इनको पराजित करता है। ठीक है, उसके बाद 1178 में जो कि गुजरात पर अटैक करता है। फिर उसके बाद जो कि जो वहाँ का शासक होता है चालुक्य राज या भीम द्वितीय होता है। ठीक है, माउंट आबू के पास गौरी की पराजय भी हो जाती है एक स्त्री के द्वारा, जो उसकी भारत में पहली पराजय होती है, ये भी बताया। तराइन के युद्ध के बारे में बता दिया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड भी हुआ था। हाँ, तो ये तो हुआ था। तराइन का 3 युद्ध भी हुआ था, ये भी याद रखना। ठीक है, तराइन का तीसरा युद्ध याद है? कभी बताए थे? इसको नोट कर लो, यहीं लग ले, जहाँ लिखे हो फर्स्ट सेकेंड वहीं पर तराइन का जो कि थर्ड वाला भी लिख लो। तब तक हम थोड़ा सा कमेंट इन लोग का देख लें क्या क्या बोलना चाहते हैं। अभिषेक छूटा नहीं है, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सारा चीज़ जो कि मतलब पिछले क्लास में सारा रिकॉर्डेड जो कि क्लास है वो सारा आपके ऐप्स पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेट का इशू था इसलिए जो कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था, मतलब कि वो मतलब ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो उसको ऐसे ही पढ़ा के हम आगे बढ़ गए हैं, तो वो आपको वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए, उसमें सभी है। पाल, प्रतिहार, चालुक्य। हाँ, थर्ड युद्ध जो हुआ था तराइन का थर्ड युद्ध। ठीक है, ये हुआ था इल्तुतमिश और एल्दाउज के बीच में। ठीक है, इल्तुतमिश बदतमीज था, इल्तुतमिश, इसको तमीज था कि नहीं था ये तो क्लियर नहीं है। इल्तुतमिश और एल्दाउज वर्सेस किससे? एल्दाउज। एल्दाउज कौन था जानते हो? बताए थे, ये एल्दाउज जो कि गोरी का सेनापति था। जैसे सेनापति हमने बताया ना कि गोरी का सेनापति एल्दाउज था, नसरुद्दीन कुवाचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, हाँ टाइम देखो, टाइम है 1200, तो कहीं कहीं 1215 मिलेगा और कहीं 1216 मिलेगा। तुम 15 को ही कर लो, कोई डेट वगैरह से कोई नहीं, बस यही। इसमें इल्तुतमिश जीता था, एल्दाउज को पराजित किया था। ठीक है, और एक जो कि सेनापति था बख्तियार खिलजी, काकी नहीं। ठीक है,
अरे नहीं जी सोनी, आज की क्लास जो कि चालुक्य से कोई मतलब नहीं है। कोई कोई तो सीधे मेडुअल से ही स्टार्ट कर देता है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उस पहले से पढ़ चुका है या उसको जानकारी है एंशियंट का। और ज़्यादातर तो लोग मेडुअल को भी छोड़ के सीधे आधुनिक से, मॉडर्न से स्टार्ट करते हैं। हम पहले हैं जो एंशियंट से शुरू करके जो कि मेडुअल पर आए, उसके बाद मॉडर्न पे जाएंगे। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एकदम अलग है। ठीक है, इसलिए हमने जो कि फिर से वो कर दिया ताकि आज की कुछ चीज़ें आपको पता चले। बाकी पिछले क्लास में इसका भी मेडुअल का 2 रिकॉर्डेड क्लास इसके पहले हुआ है, वो जो कि आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ, क्लियर हुआ तराइन का। अब याद रखना कि इंपॉर्टेंट क्या है, तराइन का फर्स्ट युद्ध तो छोटा छोटा बच्चा जानता है। ठीक है, जो भी हिस्क्रिया मारता है ना, उसको भी पता है कि तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो तीसरे युद्ध के बारे में जानकारी नहीं रहता है। ठीक है, पानीपत का भी 3 युद्ध हुआ था और तराइन का भी 3 युद्ध हुआ था, और ये दोनों युद्ध जो कि इतिहास जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, नाम से भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद चले जाएंगे अंग्रेजों के समय में तो प्लासी और बक्सर फेमस रहा। ठीक है, मुगलों में चले जाएंगे तो जो कि घाघरा का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, ये तो मालूम है ना। तराइन का 1191, 1192 और 1194 में। ठीक है, तो 1194 होता है, क्यों चंदावर, क्योंकि यही जो कि जयचंद्र था जिसने जो कि तराइन के द्वितीय युद्ध में, सेकेंड युद्ध में जो कि साथ दिया था। किसको, किसका, गौरी का या गौरी के सेना का। और दोनों सेनाएं जो कि संयुक्त सेनाएं मिलकर जो कि पराजित किए थे किसको, पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके बाद जो कि गौरी ने जो कि इसको भी नहीं छोड़ा, किसको, जयचंद्र को। जयचंद्र कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था और गढ़वाल वंश का था। ठीक है, शासक कहाँ का था, कन्नौज का। ये वही कन्नौज था जहाँ पे शासन कौन करता था, हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय में जो कि मतलब हर्षवर्धन के समय में कन्नौज जो था वो काफ़ी डेवलप कर चुका था। सबका ध्यान किस पर था, कन्नौज पर था। इसी वजह से त्रिपक्षी जो कि युद्ध भी होता है, हमने ये भी बताया। ठीक है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। ठीक है, तो उसी कन्नौज पर जो कि अभी तक कन्नौज का अहमियत यहाँ तक रहता है, जयचंद्र तक। मगर अब क्या हो गया कि दिल्ली पर जो कि चौहान वंश को समाप्त करने के बाद जो गौरी जो है वो अधिकार कर लेता है किस पे, दिल्ली पर। अब दिल्ली को ही मेन केंद्र मान लिया गया, मेन सेंटर मान लिया गया। अब कन्नौज का क्या हो गया, पतन हो गया। अब कन्नौज का वो अहमियत नहीं रहा जो हर्षवर्धन के समय में था। ठीक है, वो स्थान किसने ले लिया, दिल्ली में। बाद में दिल्ली का स्थान कौन ले लेगा, बंगाल। ठीक है, और बंगाल के बाद फिर कौन स्थान, फिर कहाँ पे चला जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा। क्यों, ये दिल्ली किसके समय में, हम लोगों के समय में, कांग्रेस के समय में। ठीक है, मतलब कांग्रेस के समय में। तो अब ये हाँ, क्योंकि बंगाल से फिर राजधानी को परिवर्तित कर देता है, हाँ चेंज कर देता है। कब, 1911 में जो कि वो होता है, और 12 में जो कि चला जाता है हमारी कैपिटल कहाँ पे, दिल्ली में जो है। तो अब दिल्ली में आ गया, मतलब अब दिल्ली का महत्व बढ़ गया। तो इसका मतलब कि एक बार पुनः फिर दिल्ली जो कि हो गया, और अभी भी दिल्ली ही चल रहा है। अब देखो भविष्य में क्या होता है, दिल्ली ही रहता है या फिर उठा के बम्बई लेके चले जाते हैं, दहेज में किसी को दे देंगे। तो दहेज देने वाला देखो कौन आता है। दो लोगों को दहेज में दिया गया भारत में, जो खासकर कौन कौन सा, एक मुंबई को और एक काशी को। ये दोनों दहेज में जा चुके हैं। ये प्राचीन काल में जो कि प्रसेनजीत था वो दिया था, और उसके बाद जो कि पुर्तगाली जो कि कैथरीन का विवाह करके अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, अंग्रेज के राजा को, अंग्रेज के राजा ने फिर वापस बेच दिया किसको, कंपनी को बेच दिया। अभी आगे पढ़ाएंगे उसका जो है कैसे कैसे पूरा शादी करा के देंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे। क्या हुआ पानीपत का, तुम पानी में डूब रहे हो क्या अभी? यार थोड़ा हाइट वेट बढ़ाओ जो है, तुमको बोलते हैं कि रोज़ हॉर्लिक्स वगैरह पिया करो। हम यहाँ तराइन में घूम रहे हैं, तुम पानीपत में भाग रहे हो। हाँ, पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम देखो है ना, वास्तविक नाम पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज क्या था, तृतीय था। दिल्ली के संस्थापक कौन थे, अनंगपाल। हमने इस पे भी चर्चा किया कि दिल्ली के जो फाउंडर थे वो तोमर वंशीय जो शासक था आनंदपाल, उसने किया था। ठीक है, अनंगपाल। उसके बाद चंदेल शासक परमर्दी देव, छोड़ो ये सब की चर्चा कर दिया, सीधा दिल्ली में चलते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का हमने बताया था ना कि उसका जो दरबारी कवि था,
ठीक है, बड़ी फेमस है। उसका दरबारी कवि तो कौन था? चंद्रबरदाई। कौन सी रचना की थी? पृथ्वीराज रासव। तो पृथ्वीराज रासव की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। मारा जाता है बेचारा किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा। खो खो करके आते हैं और हत्या कर देते हैं। इसको लगता है कि कोई बंदर खास रहा है। देखो यही है ना, हमने इसके बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसके सिक्कों पर जो कि लक्ष्मी की आकृति मिलता है। ठीक है, तो गोरी के सिक्कों पर सोचो, मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है, भारत पे अटैक करता है, ठीक है, जबकि वो कहाँ से आया था? जो कि गौर से आया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था और बाकी जो जितने भी धर्म होते हैं उनको वो क्या मानते थे? काफिर मानते थे। उसके बाद भी उन्होंने जो कि अपने सिक्कों पर प्राथमिकता दी किसको? लक्ष्मी जी को। उन्होंने अपने जो कि सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अपना नाम उत्कीर्ण करवाया था। किस नाम से? मोहम्मद बिन शाम। ठीक है ना? हाँ हाँ, पृथ्वीराज का भी जो कि वो करवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज नाम के जो कि सिक्के भी चलाए जो है। तो सोचो, केवल शासन करना था, मगर हमदर्दी बेचारे को था जो है कि नहीं भाई, इसका भी थोड़ा सा मन वगैरह रख दे, कहीं बाद में विरोध वगैरह न कर दें। ठीक है, अब भारत में आया है, भारत के हिंदुस्तान की धरती पे जो कि पैर रखा, तो थोड़ा सा देवी देवताओं को खुश नहीं करेगा तो कितना दिन तक शासन कर पाएगा? तो इसलिए जो कि यहाँ की जनता को, यहाँ के देवी देवताओं को खुश करने के लिए उनकी आकृति लगा दे, ताकि लक्ष्मी जी को लगे नहीं चलो रहने दो बंदे को, ठीक है, कम से कम मेरा तो भी जिक्र तो किया। ठीक है, तो चालाक था बेचारा जो है, कर दिया। ठीक है, अब देखो गोरी के गुलाम। ठीक है, ये मत समझना कि हम पढ़ा रहे हैं जोरू का गुलाम, ये गोरी का गुलाम है। ठीक है, कितने गुलाम थे? एक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसको क्या कौन सा क्षेत्र दिया? जो कि क्योंकि जब गोरी वापस जाता है, ठीक है, तो इसका जो कि बाद में तो क्या होता है, डेथ हो जाता है रास्ते में ही। किसके द्वारा? हमने बताया खोखरों के द्वारा जो कि, ठीक है, तो वो उनकी हत्या कर देते हैं। और उस जाने से पहले जो कि जो भारत में जीते गए जो प्रदेश होती हैं, ठीक है, उसको जो कि अपने सेनापतियों में डिवाइड कर देता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको कौन सा क्षेत्र देता है? लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र देता है। लाहौर इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान में डिवाइड हुआ है, बंटवारे में चला गया। और जो एल्दौज होता है, इसी के साथ तो होता है तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है, तो एल्दौज यहाँ से क्लियर हुआ ना, कौन था? गोरी का सेनापति था। इसको दिया कौन सा क्षेत्र? गजनी का, जहां का वो रहने वाला था। ठीक है, उसको गजनी का क्षेत्र दिया। उसके बाद जो कि कुवाचा, ठीक है, कौन सा कुवाचा? नसरुद्दीन कुवाचा। कुची वगैरह मत लिख देना। ठीक है, तो इसको दिया सिंध और कच्छ का क्षेत्र। तो ठीक है, मैप में देखेंगे ना इस तरह से जो कि बना हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वो किसको दे दिया? कुवाचा को। ठीक है, कुचल दिया इसी को। उसके बाद यही है काकी, बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी, इसको क्या दिया? बंगाल और बिहार का क्षेत्र दे दिया। उधर बंगाल, इधर बिहार, मतलब कि इसको भी अच्छा खासा क्षेत्र मिला जो है। ठीक है, सभी का ठीक है, ये थोड़ा सा कम्मा में एडजस्ट कर लिया जो है कुवाचा जो है। ठीक है, गजनी तो यहाँ तो वहीं के तरह रहने वाला था, तो उसका साम्राज्य तो वहाँ पे और भी बड़ा रहा होगा, मगर ज़्यादा फायदे में कौन रहा? क्योंकि मेन जो कि चीज़ पे तो ये कर लिया, और यहीं से जो कि धीरे धीरे सबको जो कि कुचल डाला, कुवाचा को भी कुचल डाला, नाम ही ऐसा रखा था। अब बख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये कहाँ से आ गए जी? अच्छा, वही जो बख्तियार जो नालंदा वगैरह का ध्वस्त करवा दिया था, दुष्ट पागल था जो है। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। टाइम भी हमने बताया था कब? 1199 में, 1199 008867। ठीक है, अच्छा अब चलो इसकी बात करें, थोड़ा सा ये जानना, तक्षशिला विश्वविद्यालय थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि पढ़ रहे हो, विश्वविद्यालय के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जो कहाँ से जो कि इतना शिक्षा, इतना महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे बीच में आ गया। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहे हो जी? मुस्लिम की कुछ क्लास तो हो गई ना? हाँ बेटा, हो गया। मुस्लिम की क्लास नहीं हुआ, मुस्लिम हिंदू दोनों का क्लास हुआ है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की का फाउंडर कौन है? संस्थापक। इसकी स्थापना किसने किया है? नो 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 नो,
और किसका बोले हम, नालंदा नहीं, तक्षशिला की बात कर रहे हैं। पहले से तक्षशिला है। तक्षशिला का कनिष्क ने किया है, ठीक है। कब किया है? 78 AD। कब किया है? 78 AD। इसी समय जो कि कनिष्क कौन था? कुषाण शासक था, कुषाण डायनेस्टी का था जो है। इसने जो कि 78 AD में जो कि इसका राज्याभिषेक होता है, यानी कि वो राजा बनता है। इसी समय जो कि वो एक संवत चलाता है जिसको कहा गया है कौन सा? शक संवत। और उसी शक संवत को जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दिया गया भारत की तरफ से। और उसी शक संवत के आधार पे आधारित जो कि हमारा वर्तमान जो कि ये कैलेंडर आधारित है, ठीक है। तो इसने जो कि इसी समय जो कि किसकी स्थापना की? तक्षशिला विश्वविद्यालय की। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर बात करें, ठीक है, तो कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। कुमार गुप्त ने जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये कहाँ पे है? नालंदा कहाँ पे है? लोकेशन बिहार में है, ठीक है। बिहार में जो कि ये नालंदा कहाँ पे है? ये बिहार में जो कि विश्वविद्यालय है। और इसमें किसकी पढ़ाई होती थी? बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म में भी हमने बताया कि 2 संप्रदाय था। तो महायान शाखा कौन सा था? मतलब जो मूर्ति पूजा करते थे, भगवान बुद्ध की जो मूर्ति की पूजा करते थे, उसकी पढ़ाई जो कि कहाँ पे होती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में। न केवल भारतीय बल्कि विदेश के भी लोग आते थे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि लिखना पड़ेगा कुछ? ये मिस्त्री नालंदा की बात कर रहे हो? नालंदा का कुमार गुप्त, हाँ कुमार गुप्त, मिस्त्री का नाम नहीं है, शासक का नाम है, ठीक है ना। वर्तमान बिहार का राजगीर का क्षेत्र है। ये 413 में लगभग हुआ था इसकी स्थापना, ठीक है। दूसरी चीज विक्रमशिला पे आते हैं, ठीक है। ये जो कि वर्तमान बिहार के भागलपुर में है, ठीक है। मतलब भाग रहा था उसी समय दौड़ा के इसको जो कि तोड़ दिया था बख्तियार खिलजी ने। हाँ, इसको किसने बनाया था? ये धर्मपाल ने बनवाया था लगभग 780-83 के लगभग में जो है। इसको भी किसने तोड़ा था? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। एक बल्लभी है, तो बल्लभी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको नहीं पूछेगा। जो गुजरात में बनाया गया था, ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। अब देखो एक डाउट क्लियर कर लो, तक्षशिला नालंदा में अगर आपसे पूछे कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, या तो ऐसे पूछे या कहे कि प्राचीन काल में सबसे जो कि प्राचीन विश्वविद्यालय, ठीक है, तो नाम किसका आएगा? तक्षशिला का, ठीक है। मगर वर्तमान में जो कि अगर भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर बात करेगा तो कौन सा आएगा? नालंदा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि तक्षशिला चला गया है पाकिस्तान में भारत के विभाजन के बाद। तो अब ये भारत का पार्ट रहा नहीं, तो इसलिए हम इसको प्राचीन नहीं कर सकते, जबकि नालंदा से पहले कौन सा बना था? तक्षशिला। दूसरी चीज, तक्षशिला में एक चीज और, यहाँ पे हमने इसके फाउंडर के बारे में बताया क्या कि कनिष्क ने करवाया था। कब? 78 AD। जबकि कनिष्क के पहले अगर हम बात करें, कुषाणों के पहले कौन थे? मौर्य थे, ठीक है। कुषाणों के बहुत पहले, जैसे मौर्य का अगर देखा जाए तो हिंद, यवन, शक, पहलव, ये 3 लोग उसके पहले भी शासन किए थे, ठीक है। उसके पहले जो कि मौर्यों का पतन चल रहा था, उसके पहले जो कि मौर्यों का उत्थान था, ठीक है। उसके पहले जाएंगे तो महाजनपद में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तक्षशिला वो तक्षशिला है जिसमें जो कि किसने शिक्षा ग्रहण किया था? इसमें आचार्य चाणक्य ने किया था, उनके पिता ने किया था, चड़क ने किया था। इसी में चंद्रगुप्त ने शिक्षा ग्रहण किया, इसी में बिंदुसार ने शिक्षा ग्रहण किया, इसी में अशोक ने शिक्षा ग्रहण किया, इसी में पाणिनि ने शिक्षा ग्रहण किया, ठीक है। तो पाणिनि कौन था? जो अष्टाध्यायी के लेखक था, ठीक है। अष्टाध्यायी का लेखक किसके समकालीन था? नंद वंश के, ठीक है। ये नंद वंश जो डायनेस्टी था उसके समय में जो कि ये पाणिनि था, ठीक है। और उस समय उन्होंने जो कि अष्टाध्यायी की रचना की, और अष्टाध्यायी पे लिखा गया एक टीका, एक कमेंट है, कौन? महाभाष्य, किसका? पतंजलि का, ठीक है। हमने इसके भी बताया था। तो सोचो, तो ये जब उस समय, यानी कि देखो इसको टाइमिंग क्या है, लगभग 700 BC से 800 BC के एबव में जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया गया था। तो ये बनाया गया था जो है, तो उस समय जो कि यहाँ पे जो कि तक्षशिला में भारत के साथ साथ विदेश के भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय के साथ साथ जो कि सबसे फेमस विश्वविद्यालय था, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बट ये जो कि बाद में धीरे धीरे जो कि बाहरी अटैक होने के बाद जो कि या लोगों के द्वारा फिर बाद में, जिसे मौर्यों के पतन के बाद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ये धीरे धीरे किस में बदल गया?
खंडहरों में बदल गया। ठीक है, तो खंडहरों में बदलने के बाद फिर इसका जो कि स्थापना किसने कर दिया? कनिष्क ने कर दिया। नहीं सोचो, जब स्थापना ये किए तो पढ़ कैसे लेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि उनके भी पहले थे। ठीक है, अब जैसे कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा किसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और तुमको कहा जाए कि तुम उसके फाउंडर हो, तो ऐसा कोई मान सकता है कि भाई तुम फाउंडर किए, इसका मतलब वो तुम्हारे दादा नहीं है, तुम उनके दादा हो। ठीक है, तो वही बात है। तो वो खंडहर हो चुका था, तुम उसको फिर से उसको बनाए, उसके बाद उसका जो कि वैल्यू क्या हो गया? और बढ़ गया। खैर, ये क्लियर करना था। अब डाउट क्लियर है? हाँ, दिल्ली सल्तनत की अब हम बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो कि 3 डायनेस्टियों ने शासन किया था। अरे सर, अरे जी हम इधर देख रहे हैं, कमेंट मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है, वहाँ पे तो लिखा हुआ है, कहीं गलती भी कर दिया करो कमेंट देखने के चक्कर में। हाँ, हेलो एवरीवन। मनु शुक्ला, लग रहा है कि पहली बार आए हो क्या? गुड मॉर्निंग। क्लास कब स्टार्ट हुई? जब आप जागे तभी से स्टार्ट हो गया, जब जागो तभी सवेरा। लेकिन तुम लोग का कमेंट भी पढ़ने में मजा ही आता है। ठीक है, तो दिल्ली पर शासन करने वाले जो डायनेस्टी थे, ठीक है, तो दिल्ली पर कितने, जो कि दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली एम्पायर पे जो है, ठीक है, तो इस पे शासन करते हैं सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी? गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, गुलाम डायनेस्टी को और किस नाम से जाना जाता है? मामलुक। ठीक है, तो मामलुक का अर्थ क्या होता है ये भी जान लो। जब स्वतंत्र माँ से जो पैदा होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग हैं तो हमको वो नाम दिया जा सकता है क्या? मामलुक। मगर अगर हम किसी के द्वारा खरीदे गए हैं, किसी के द्वारा जो कि दास बनाए गए हैं, तो हम जो कि मामलुक नहीं है, हम क्या है? हम गुलाम हैं। समझ आए ना? मामलुक और जो कि गुलाम में क्या डिफरेंट है? ठीक है, गुलाम मतलब दास, दास मतलब स्लेव। ठीक है, तो इसको जो कि मामलुक कहा जाता है। क्योंकि ये जो जिससे बिलोंग करते थे वो इल्वरिया तुर्क थे, तो इसको इल्वरिया तुर्क जो कि डायनेस्टी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़े एग्जामों के लिए बस ऐसे जो कि जानकारी बता दी है। तो ये जो कि हमारा जो कि 1206 में जो कि इसकी स्थापना होती है, किसकी? गुलाम वंश की, यानी मामलुक वंश की। किसके द्वारा होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, पर इसका रियल फाउंडर, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश का जो कि फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मगर रियल फाउंडर यानी वास्तविक फाउंडर की अगर बात करेगा तो कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तमीज नहीं था, इसके अंदर तमीज था। ठीक, उसके बाद दूसरा जो कि आता है कौन? दूसरा आता है जो कि ये चलता है 1206 से लेके 1290 तक चलता है गुलाम डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा? खिलजी। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जो होता है वो जलालुद्दीन खिलजी होता है। कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि का शासन रहता है 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, और सबसे कम समय तक जो कि इन पांचों में सबसे कम समय तक जो कि शासन रहा किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। चलो, उसके बाद जो कि तुगलक डायनेस्टी आता है कब? 1320 से लेकर 1414 तक जो कि, और ये सबसे अधिक समय तक। ठीक है, तो ये क्या रखना कि तीनों जो पांचों डायनेस्टियां हैं इनमें सबसे लंबे समय तक शासन किसका रहा? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए यही फैक्ट है और यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबे समय तक, लार्जेस्ट टाइम तक जो कि किसका शासन चला था? तो तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी क्या था? सबसे अधिक समय तक जो कि शासन किया था। ठीक है, जबकि इसी तुगलक में एक पागल शासक आता है, ठीक है, जिसको इतिहास में पागल शासक के नाम से जाना गया, मोहम्मद बिन तुगलक को। जबकि सबसे पढ़ा लिखा जो कि सबसे बड़ा विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, फिर भी इसको बेचारे को पागल घोषित कर दिए। ये भी बेचारा क्या उस समय रहा होता तो मार देता इतिहासकारों को। अब उसके मरने के बाद लोग कुछ भी लिख दें, अब क्या उसकी आत्मा भटक रही है, कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद आता है कौन? सैयद आता है। ये 1414 से लेके 1451 तक चलता है। ठीक है, तो तुगलक का फाउंडर बताएं? तुगलक का फाउंडर जो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, हमने ट्रिक में लिखवा दिया, फिर भी अभी हम एक बार फिर लिखेंगे। उसके बाद सैयद डायनेस्टी था, और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन होता है? खिज्र खां। उसके बाद आता है लास्ट में कौन? लोदी। ठीक है, और ये बकलोल इसका फाउंडर होता है। हाँ, बकलोल लोदी से याद रखना, बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो कि इसका फाउंडर है, ये 1451 से लेके 1526। क्यों? क्योंकि अभी बेचारा और लंबा चलता है। बकलोल भले था मगर ये लंबा खींच जाता अगर भारत पे मुगलों का अटैक नहीं हुआ होता। ठीक है, तो हाँ, बाबर का, सॉरी मुगलों का करें,
बाबर का तो बाबर मुगल ही था, तो ठीक है। तो वो एक तुर्क था, ठीक है। तो भारत में ये जो दूसरा तुर्क अटैक हो गया, एक तुर्क तो वो था गोरी गजनवी का, और ये दूसरे फेज में जो कि ये भी अटैक कर देता है कौन, बाबर, ठीक है। और यहाँ से जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि इसका जो अंतिम शासक होता है उस समय का कौन, इब्राहिम लोदी, ठीक है। पहले बहलोल लोदी आता है, बहलोल लोदी के बाद आता है सिकंदर लोदी, ठीक है। लोदी वंश का दूसरा शासक कौन बनता है, सिकंदर लोदी, ठीक है। ये सिकंदर लोदी, वाह कैसे अच्छा है, सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बाद जो अगला आता है जो है कि वो आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी के बारे में एक चीज़ और याद रखना, लिख लो कि सिकंदर लोदी ने जो कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, ठीक है। आगरा शहर की स्थापना किसने की, क्योंकि वो उसको किस नाम से जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है। अगर पूछे कि नवाबों का शहर तो आगरा। भोपाल, भोपाल कहाँ से नवाबों शहर बन गया, भोपाल बताए थे क्या कभी तुमको, कहीं पढ़ी थी क्या, भोपाल, भोपा बजाने वाले नवाब रहेंगे, लग रहा कोई गोपाल तुमको बता दिया है, तुमको भोपाल याद हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस मैप में एक चीज तुम ये भी देख सकते हो कि सबसे बड़ा साम्राज्य देखो वहां से स्टार्टिंग हो रहा है, ये देखो तुगलक, खिलजी, अरे तुगलक करें, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद का कोई, ये सब पागल थे जो है। खिज्र का नाम भी देख रहे हो कितना छोटा था, तो साम्राज्य कहाँ से बड़ा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा किसका है, तुगलक का। तुगलक जो कि थोड़ा सा यहीं पर जो कि जिसे कोई मोहर मार दिया है, बस इतना ही बचा हुआ है, बाकी सब लगभग कवर कर लिया था जो है, ठीक है। तो सोचो इतना लंबा समय तक शासन किया था, ऐसे ही नहीं, पूरी उत्तर भारत दक्षिण भारत एक कर दिया था, कुछ दिन और रहा था तो पूरी आकाश और पाताल एक कर देता, फिर हम लोग आते ही नहीं धरती पे। आगे बढ़े, क्या हुआ, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, क्या हुआ, क्या मन में गुनगुना रहे हो भौरों की तरह, ये तो हटाने में ही बड़ा पागल स्लाइड है, आगे बढ़ो। देखो अब उस पर जो कि गुलाम डायनेस्टी में जो कि तीन तरह की जो कि मतलब ये ना जाति टाइप का, जैसे कबीलाई टाइप जो होते हैं, ठीक है। एक जो कि कुतबी वंश के लोग थे, एक थे शमसी या इलवरी वंश के थे, और एक थे बलवनी, ठीक है, बलवनी वंश के। खैर जाने दो, तुम लोग इसमें मत जाओ, घबरा जाओगे, तुम्हारे लिए नहीं है। टाइम हो गया, अरे अभी दिल्ली में तो आए तब से टाइम करवा दिए, अभी तो हम पृष्ठभूमि बना रहे थे। अरे बाप रे बाप, ये लोग की वजह से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा, अब नहीं जाएंगे, अब आगे भागेंगे। चलो 2-3 मिनट और देख लेते हैं, कम से कम इल्तु तमीज़ को तो लिया ही दें, नहीं बदतमीज़ कुछ भी बोल देगा। चलो देखो प्रमुख शासक, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम होता है, गोरी का गुलाम होता है, ठीक है। और क्या होता है, गोरी का गुलाम भी होता है और गोरी का दामाद भी होता है, ठीक है। यानी जो गोरी था उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अब दामाद बना लिया सेनापति के साथ साथ, तो इसको कैसे उल्टा सीधा क्षेत्र दे देगा, तो इसको मेन क्षेत्र दिया जो है, उसको पता था कि ये क्षेत्र दे देंगे तो ये तो खुदा बाकी क्षेत्र को ले लेगा, लूट लेगा, तो इसलिए जो कि इसको दे दिया दहेज के रूप में। अब ये भी तो दहेज ही कहोगे, तो ये दहेज के रूप में इसको मिल गया क्या, दिल्ली, और यानी कि इधर एक पाकिस्तान में एक भारत में फंसा दिया दिल्ली, और उधर पाकिस्तान के क्षेत्र में फंसा दिया कौन सा, लाहौर। तो अब तो दो तो मिला ही लिया, ऐसा ही बड़े विभाग हो जाएंगे, इधर का भी उधर का ही, बीच में रहने वाले को कोई रहने थोड़ी देगा, तो ऐसे ही दबा देगा दोनों तरफ से, बेचारा ऐसे पतला हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो गुलाम वंश के जो शासक थे, तो शासक को अगर याद कर लो तो तुम्हारे लिए तो बड़ी अच्छा रहता जो है कि देखो सबसे पहले कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद उसका पुत्र आता है आराम शाह, ठीक है। आराम शाह की हत्या कर देता है कौन, इल्तुतमिश, क्यों, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक होता है, ठीक है। इसके जगह पे कौन आता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, कौन होता है, इल्तुतमिश का पुत्र होता है,
ठीक है। इसकी हत्या जो कि करवा, जो अमीर वर्ग के लोग जो थे उन्होंने उसकी हत्या करवा देते हैं, ठीक है, मिलके। और अगला शासक कौन बन जाती है? रजिया सुल्तान। और यही रजिया सुल्तान है जिसको भारत की पहली मुस्लिम शासिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका की अगर बात करेगा तो कौन आएगा? रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान के बाद अगला शासक बनता है बहराम शाह, ठीक है। बहराम शाह के बाद अगला शासक बनता है महमूद शाह। महमूद शाह के बाद अगला शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद अगला शासक बनता है ग्यासुद्दीन बलवन, ठीक है। तो यहीं से हमारा शुरू होता है क्या? बलवनी, जो भी बताए ना उधर, बलवनी, ठीक है। उसके बाद जो ये बलवन जो एक महत्वपूर्ण काम करता है, जो कि 40 गुलामों का दल एक होता है, उसी 40 गुलामों के दल में जो कि ये भी एक शामिल था, मतलब दल का मतलब एक समूह था, ठीक है, जिसे संसद हो गया, ठीक है। तो संसद का काम क्या है? उसमें कई सारे लोग रहते हैं जो कि सांसद वगैरह, तो सब लोग मिलकर क्या बनाते हैं? नियम वगैरह पारित करते हैं। जैसे राजा कोई सरकार के द्वारा कोई नियम वगैरह लागू किया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस पर वो विचार करते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, तो फिर जैसा होता है तो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। सही लगा तो ठीक, नहीं सही लगा तो उसको फिर रिजेक्ट। तो यही सही, इसी तरह का एक छोटा संसद ही कह लें, 40 लोगों का जो कि एक गुट था, ठीक है, जिसको चालीसा या जो चालीसा गुट या चीहल गानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कि ये बलवन भी एक जो कि उसी में एक सदस्य था। तो इन्होंने जो कि उस चालीसा के दल को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसको पता था कि अगर हमको शासक बनना है तो पहले इसको खत्म कर दे, क्योंकि वही लोग जो कि राजा बनाते थे, राजा बिगाड़ते थे जो है, ठीक है। उसके बाद आता है कैक्युबाद, और इसका गुलाम वंश का अंतिम शासक याद रखना कैमुर्स या क्यूमर्स, कैमुर्स या क्यूमर्स, ये कौन था? गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बाद जो कि इसी के हत्या करने के बाद बन जाता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी। अगला शासक कौन बन जाता है? जलालुद्दीन खिलजी। हटा दे इसको। अब यहां से होगा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो जाने दो, इसको नहीं शुरू करेंगे। आज भी ट्रिक नहीं लिखें, कल ट्रिक लिख देंगे, बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा देख लें किसी का कुछ कमेंट। मानु शुक्ला, गुड मॉर्निंग, क्लास कब स्टार्ट है हुई सर? देख लो टाइम यार, अब इसी टाइम 10:30 बजे से क्लास रहेगा जी, सब लोग याद रखना। सब लोग रहते नहीं हो तो अच्छा नहीं रहता है पढ़ाने में, थोड़ा कमेंट वमेंट किया करते हो तो थोड़ा सा नींद नहीं आता है। चलो तो कल से जो कि स्टार्ट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अभी इसके आगे का टॉपिक क्या था? नहीं, ये खिलजी इतना अभी कहाँ उसमें पढ़ाएं, अभी तो खाली शासक को बताएं। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक से पूरी एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो कि इतिहास शुरू होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए कथा।